आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम लोग पिछली क्लास को ही कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ पर। और हमने वही कंपनी खोली है जो हमने अभी लास्ट सेशन में लिया था। ऑप्शंस क्लोथिंग करके अपन लोगों ने एक कंपनी बनाया था एंड उसमें हमने कुछ ट्रांजेक्शन्स किए थे। ऑप्शनल वाउचर्स, मेमोरेंडम वाउचर्स और रिवर्सिंग वाउचर्स का इस्तेमाल किया था और ये भी देखा था कि सिनारियो किस तरह से हम एक्चुअल रिपोर्ट के साथ ट्रायल बैलेंस को जो एक्चुअल ट्रायल बैलेंस है उसके साथ हमने सिनारियो देखा था कि अगर वो ऑप्शनल्स या रिवर्सिंग जनरल अगर अपना इफेक्ट डालते तो किस तरह से आपकी रिपोर्ट चेंज हो जाती। आज की जो क्लास है उसमें मैं दो टॉपिक आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ और दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहला जो मेरा टॉपिक है आज का वो है, आज मैं आपको सेल्स कोटेशन बनाना सिखाऊंगा। अब सेल्स कोटेशन या कोटेशन होता है क्या वो मैं आपको बताऊं कि सपोज आपका कोई मोबाइल का शोरूम है। अब दिन भर में आपके मोबाइल के शोरूम में सपोज 50 कस्टमर विजिट करते हैं। 50 कस्टमर में से 50 कस्टमर विजिट करते हैं, किसी न किसी प्रोडक्ट की वो इंक्वायरी लेते हैं और वो चले जाते हैं। उनमें से 50 में से 10 जो ट्रांजेक्शन है वो एग्जीक्यूट होते हैं, यानी 10 लोगों को प्रोडक्ट समझ में आता है और वो खरीद लेते हैं। बाकी 40 कस्टमर को प्रोडक्ट समझ में आता भी है तो वो कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग में टाइम लेते हैं। तो ऐसे केस में अगर आप एक कोटेशन बनाने की प्रक्रिया रखें तो वो आपके लिए बहुत ही एक अच्छा चीज होगा। एक तो आपका प्रोडक्ट का पूरा डिटेल वो बंदे के साथ जाएगा उसके घर तक, ताकि वो अपने पेरेंट्स से डिस्कस करें और आपके प्रोडक्ट की जो क्वालिटीज हैं वो पेरेंट्स से डिस्कस करें और वहां से आपकी लीडिंग जो आपका जो सेल्स है वो बढ़ेगा। ऑब्वियस सी बात है क्योंकि आपका पूरा प्रोडक्ट उसके पास जा रहा है। देखिए ये एग्जांपल हमारे एजुकेशन फील्ड में भी एप्लीकेबल होता है। जो लोग टेलीफोनिक इंक्वायरीज लेते हैं या जो व्हाट्सएप वगैरह पे मैसेज कर लेते हैं वो लोगों को हम इतना डिस्क्राइब नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कारण ये होता है कि जब तक कि वो फेस टू फेस इंक्वायरी के लिए नहीं आएगा तब तक मैं मेरे प्रोडक्ट्स या मेरी क्वालिटी को उसे कंप्लीटली बता नहीं पाऊंगा और उसे उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पाऊंगा। तो मेरा जो कन्वर्जन है वो टेलीफोनिक में उतना नहीं होगा जितना मेरा फेस टू फेस इंक्वायरी में होगा। तो यही चीज होता है जो इंडस्ट्रीज होती है। जब कस्टमर वहां तक जाता है जहां जैसे हम लोग कोई व्हीकल खरीदने जा रहे हैं या हम ऑटोमोबाइल सॉरी हम लोग कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स खरीदने जा रहे हैं या मोबाइल भी खरीदने जा रहे हैं या हम लोग कोई टेलीविजन वगैरह खरीदने जा रहे हैं, तो ऐसे केस में हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं तो हम काफी सारी जगह इंक्वायरी लेते हैं, उनके कोटेशंस लेके आते हैं और फिर कंपैरिजन करते हैं आपस में सभी चीजों का और जो बेस्ट ऑप्शंस होता है वो हम परचेज करते हैं, है ना। तो कैसे आप अगर एक बिजनेस हाउस है तो कैसे आप कोटेशन मेक करेंगे। जैसे मैं अभी मोबाइल शॉप का एग्जांपल ले रहा था, तो ऐसे केस में आप देखिए कोटेशन आप मेंटेन करते हैं तो उसका दो बेनिफिट होता है। पहला बेनिफिट होता है कि आपका प्रोडक्ट का पूरा डिटेल कस्टमर के घर तक जा रहा है और दूसरा जो देखिए इसका कोई अकाउंटिंग इन्वेंटरी पे तो इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है कि मैंने अगर मेरे प्रोडक्ट का पूरा एक पेज में कुछ डिस्क्राइब करके या कोटेशन दिया है सामने वाले को कि ये इसकी प्राइस रहेगी, ये इसका क्वालिटी रहेगा, ये इसका मेंटेनेंस रहेगा, ये सब कुछ अगर मैंने उसको कोटेशन दिया सेल्स कोटेशन, तो वो मेरा कोई अकाउंटिंग इन्वेंटरी पे इफेक्ट नहीं कर रहा है। सिर्फ कोटेशन क्या है कि एक प्रॉपर डिस्क्रिप्शन उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, ताकि वो अपने फैमिली वालों के साथ जाके शेयर कर सके और खरीदने के लिए ज्यादा एक प्रकार से वहां पर प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि ऑब्वियस सी बात है कि अगर वो पूरे डिस्क्रिप्शन लेके जाएगा तो प्रोबेबिलिटी वहां पर कन्वर्जन की ज्यादा रहती है। तो पहला बेनिफिट रहता है आपका सेल आउटपुट बढ़ता है। दूसरा बेनिफिट जो कोटेशन का रहता है वो आपका इंक्वायरी एक प्रकार से रिकॉर्ड हो जाता है। अगर आप सेल्स कोटेशन मेंटेन कर रहे हैं तो आपको ये पता रहेगा कि यार आपका आपका आज दिन भर में 100 कोटेशन बने तो किन किन उसमें सभी कस्टमर की डिटेल आ जाती है। तो एक प्रकार से आप उनको बाद में टाइम टू टाइम आप लीड भी कर सकते हैं। आजकल आपने देखा होगा हम लोग कोई क्लोथिंग्स वगैरह खरीदने जाते हैं तो वो दुकान वाला हमारे नंबर ले लेता है और फिर उसके रेगुलर बेसिस पर हमारे पास मैसेज आते हैं कि ये नया स्टॉक आया वगैरह। तो ये एक प्रकार का मार्केटिंग और सेल्स का काम हो गया जो आपके पास डेटाबेस रिकॉर्ड हो जाता है। तो कोटेशन के आपको दो बेनिफिट होते हैं, एक आपकी सेल्स इंक्रीज होती है, दूसरा आपके पास इंक्वायरी मैनेजमेंट यानी डेटाबेस इकट्ठा हो जाता है जिससे आप बहुत अच्छी तरीके से आगे जाके उस इंक्वायरी को रेगुलर अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं आज हम लोग टैली के अंदर किस तरह से हम कोटेशंस प्रिपेयर करेंगे, सेल्स कोटेशन। सेम कंपनी का मैं एग्जांपल ले रहा हूं यहाँ पर, ऑप्शन क्लोथिंग, और हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हम यहाँ पर कोटेशन बनाएंगे। देखिए सबसे पहले मेरे को एक सेल्स कोटेशन वाउचर बनाना पड़ेगा। टैली के अंदर अगर आप अकाउंटिंग इन्फो या इन्वेंट्री इन्फो के अंदर जाएंगे तो आपको एक ऑप्शन नजर आता है वाउचर्स टाइप का, वाउचर टाइप। टैली में आपको बाय डिफॉल्ट 22 वाउचर्स होते हैं, 22 वाउचर पहले से बने हुए होते हैं, लेकिन अगर आपको जरूरत पड़ती है तो आप एक नया वाउचर मतलब कुछ नए वाउचर्स क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सेल्स कोटेशन का एक मैं वाउचर क्रिएट कर रहा हूँ। तो गेटवे ऑफ टैली से अकाउंट इन्फो में वाउचर टाइप में जाके क्रिएट कर रहा हूँ, नाम दे रहा हूँ मैं सेल्स।
कोटेशन, इसका ग्रुप होगा सेल्स ऑर्डर। क्योंकि देखिए आपको एक चीज बहुत, टाइप ऑफ वाउचर इसका जो होगा, टाइप ऑफ वाउचर वो सेल्स ऑर्डर होगा। कारण उसका ये है कि जो कोटेशन है, ये कोटेशन किसी तरीके का अपना इफेक्ट ना तो इन्वेंट्री पे डालने वाला, ना स्टॉक सॉरी ना अकाउंटिंग पे डालने वाला। ऐसे केस में आप इसे किसी रेगुलर वाउचर नहीं लेंगे, यानी सेल्स नहीं लेना आपको। सेल्स लेते हैं तो वो एक अकाउंटिंग वाउचर बन जाएगा। तो आपको एक मेमोरेंडम वाउचर टाइप में इसको क्रिएट करना है, इसलिए आपको इसका सेल्स ऑर्डर लेना है ना। सेल्स कोटेशन बना रहे हो तो सेल्स ऑर्डर, परचेज का कोटेशन बना रहे हो तो परचेज ऑर्डर आप ले लेंगे। सेल ऑर्डर इसका मैंने ये ले लिया, और यहाँ पर मैं कोट एब्रिविएशन डाल देता हूँ उसका, ठीक है। और वाउचर नंबरिंग वगैरह से अभी कोई मतलब नहीं है। और उसके अलावा मेक ऑप्शनल एज डिफॉल्ट, इसे एज ऑप्शनल बना दें अपन, ठीक है। तो ऑप्शनल एज डिफॉल्ट को यस कर देते हैं। मेक ऑप्शनल यानी ये ऑप्शनल ही रहेगा, ऑप्शनल वाउचर की तरह ही काम करेगा, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। और इसे आप क्या कर दो, सेव कर दो, फाइन। बस इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको बाहर आना है और इन्वेंट्री वाउचर में जाना है। इन्वेंट्री वाउचर में आपको सेल्स ऑर्डर आपको दिख रहा है, देखिए इन्वेंट्री वाउचर के अंदर अभी जो टैली के, अगर आप देखिए मेरा जो टैली है ये ओरिजिनल टैली है। तो ओरिजिनल टैली ERP9 है। आप कैसे ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है उसका आपको पता चलता है जब आप गेटवे ऑफ टैली पे होते हैं। तो आपको यहाँ पर देखिए ये एडिशन गोल्ड दिख रहा है और सीरियल नंबर दिख रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये सीरियल नंबर दिख रहा है। तो सीरियल नंबर तभी आता है जब इसमें मैं पूरा 365 डेज का अकाउंटिंग कर सकता हूँ। लेकिन ये जो रिलीज है वो थोड़ा पुराना है, ERP9 का थोड़ा पुराना रिलीज है। राइट नाउ अभी 6.6 रिलीज चल रहा है ERP9 का। तो ऐसे केस में आप घर में जो एजुकेशनल वर्जन यूज करते हैं उसमें आप लेटेस्ट अपडेटेड 6.6 यूज कर रहे होंगे। तो उसमें आपको क्या है, जब आपने वहां पर F11 में जाके सेल ऑर्डर परचेज ऑर्डर यस किया, तो यहाँ एक अलग ही वाउचर आ गया होगा, ऑर्डर वाउचर। एक तीसरी लीड आई होगी, ऑर्डर वाउचर। तो आप ऑर्डर वाउचर में जाके सेल्स ऑर्डर कर सकते हैं। मेरे यहाँ पर इन्वेंट्री वाउचर में जाके मुझे सेल्स ऑर्डर मिलेगा। अल्टर F5 शॉर्टकट किया, शॉर्टकट की होती है सेल्स ऑर्डर की। तो जैसे आप सेल्स ऑर्डर लोगे तो आपसे वो पूछेगा कि भाई आप सेल ऑर्डर में एंट्री डालना है या सेल कोटेशन में। तो हम लोग कोटेशन बना रहे हैं तो हम कोटेशन में एंट्री डालेंगे, ठीक है। अब देखिए अप्रैल का ये कोटेशन है, पार्टी का नेम सना, सना क्लॉथ स्टोर को अपन ने सेल कोटेशन दे रहे हैं, ठीक है। मतलब कोटेशन दिया हमने उसको, किसका कोटेशन दे रहे हो, अब देखिए कोटेशन आप दे रहे हो इसका लेडीज हैंडकरचीफ का, ठीक है। कितनी क्वांटिटी का, 1000 क्वांटिटी सपोज ले लेते हैं, और 10 रुपए के हिसाब से हम उसको 10,000 का कोटेशन बनाकर एक दे रहे हैं, ठीक है, इस पार्टी को। तो बस ये वैसे ही एंट्री होगा जैसे आप सेल में करते हैं, या आप जैसे रिसिप्ट नोट, डिलीवरी नोट, या जैसे ऑर्डर में करते हैं। सेम टू सेम इनवॉइस फॉर्मेट में ये एंट्री होगा, लेकिन ये है कोटेशन एक्चुअल में, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि आपने बाय डिफॉल्ट ऑप्शनल किया था तो ऑटोमेटिकली यहाँ ऑप्शनल आ रहा है। कल हमने पिछली क्लास में तो ये ऑप्शनल कैसे आप यहाँ से करते हैं, देखिए ये एक रेगुलर ऑप्शन तेरे का यहाँ ऑप्शनल होता है, कंट्रोल L इसका शॉर्टकट की होता है। तो ये जब भी आप सेल्स कोटेशन में एंट्री करोगे ये बाय डिफॉल्ट ऑप्शनल वाउचर होगा, यानी इसका रेगुलर किसी भी तरीके की रिपोर्ट्स पर इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सिर्फ एज अ ऑप्शन है। जैसे आपने इसको सेव कर दिया, अब आपको इसको प्रिंट निकालना है, ठीक है। तो आप इसको वापस पेजअप करके अल्टर P करके प्रिंट निकाल सकते हैं। अगर आप इसको प्रिंट निकालते हैं, सी आप अल्टर Z करिए अब, तो ये देखिए ऊपर लिखा हुआ आ रहा है सेल्स कोटेशन लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। और ये आप पार्टी का नाम भी लिखा हुआ आ रहा है कि आप ये पार्टी इसको ये चीजों का कोटेशन दिया है। तो आप देख सकते हैं कि इट इज जस्ट लाइक इनवॉइस फॉर्मेट। और अगर कई सारे लोग ये भी बोलते हैं कि सर मेरे को यहाँ सेल्स कोटेशन लिखना है, मेरे को ये हेडिंग में सेल्स कोटेशन चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं उस केस में, जब आप अल्टर P करते हैं तो ऐसे केस में आप यहाँ से टाइटलिंग कर सकते हैं। साइड में आप देख सकते हैं ऑप्शन आता है अल्टर T, टाइटलिंग। और टाइटलिंग में जाके आप जो भी आपको टाइटल देना है, जैसे कि सेल्स कोटेशन टाइटल देना है मेरे को, अगर सॉरी, तो मेरे को जो भी टाइटल देना है वो टाइटल दे दूं। सब टाइटल भी दे सकता हूँ। सब टाइटल कैसे, सब टाइटल जैसे मान लो मैं यहाँ पर दे रहा हूँ कोटेशन फॉर कोटेशन ऑफ रिटेल प्राइस, ठीक है। रिटेल प्राइस का कोटेशन है ये, तो मैंने ये सब टाइटल दे दिया।
और मैं अगर अब प्रिंट निकालूंगा तो मेरा विथ टाइटल सब टाइटल भी आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेल्स कोटेशन है लेकिन रिटेल का है, ये होलसेल प्राइस का नहीं है। तो ऐसे ऐसे केस में आप टाइटलिंग भी चेंज कर सकते हैं। जब आप प्रिंट के लिए अल्टर पी करते हैं तो आप टाइटलिंग चेंज करते हैं। एक तरीका तो ये है कि आप पेज अप करके वापस उसी एंट्री पर जाकर क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये होता है कि जैसे अब देखिए ऑप्शनल वाउचर आपको कहाँ पे मिलते हैं, रिपोर्ट्स की बात करें तो डिस्प्ले के अंदर एक्सेप्शन रिपोर्ट के अंदर जाएं, उसके अंदर आप ऑप्शनल वाउचर में जाएं, यहाँ पर आपको वो एंट्री नजर आएगी सेल्स कोटेशन की। इस पर एंटर मारे, ये एंट्री खुल गई और अल्टर पी करके अब नाउ यू कैन गिव अ प्रिंट आउट। ओके, सो दिस इज द वेरी फर्स्ट ऑप्शन टुडेज क्लास, सेल्स कोटेशन। किस तरह से आप सेल्स कोटेशन बना सकते हैं और इसे आप क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। एक चीज और बताता हूं मैं, आप अगर ये ऑप्शनल की बजाय रेगुलर कर देते हैं तो ये रेगुलर करने के बाद आप इसको सेव कर देते हैं, जैसे कंट्रोल ए कर देते हैं, तो आप देखिए यहाँ से ऑप्शनल वाउचर में से वो एंट्री आपका चला जाएगा, गायब हो गया, क्योंकि वो रेगुलर कर दिया आपने। तो वो अब कहाँ मिलेगा आपको, अब वो ऑर्डर वाउचर में मिलेगा। ठीक है, ऑर्डर वाउचर्स आप कहाँ से देख पाएंगे, अकाउंट बुक, सॉरी, ऑर्डर वाउचर आपको देखिए एक, अब मैंने अभी अभी आपको क्या बताया कि डिस्प्ले के अंदर जो आपका एक्सेप्शन रिपोर्ट के अंदर जो आपका ऑप्शनल वाउचर में जो एंट्री दिख रहा था, जैसे मैंने उसे रेगुलर बनाया वो ऑप्शनल से हट गया और वो चला जाएगा आपका इन्वेंट्री बुक्स के अंदर, सेल्स ऑर्डर बुक के अंदर दिखेगा आपको, ये सेल ऑर्डर में आ गया। ठीक है, हालांकि ऑर्डर भी अपना इफेक्ट नहीं डालता किसी भी तरह से, लेकिन वो वहां से निकलकर सेल्स ऑर्डर के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आप कर सकते हैं कि किस तरह से आप यहाँ ऑर्डर में जाके देख सकते हैं। और उसके अलावा एक चीज और बताता हूँ, अब ये ऑर्डर में आ गया तो ये एक जगह और अपना इफेक्ट डालेगा, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री जो कि डिस्प्ले में, उसमें अगर आप सेल्स ऑर्डर समरी में जाएंगे, सेल्स ऑर्डर समरी में भी ये दिखेगा कि आपने ये ऑर्डर दे रखा है। ठीक है, आपको ये ऑर्डर मिला हुआ है 1000 पीस का 10 का। ठीक है, तो ये ऑर्डर में आ गया। तो अब देखो एक चीज है कि ये मैं जो आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ ये क्या है कि मान लो दिन भर में मेरे 100 कोटेशन गए, तो मैंने एक बार उसे कोटेशन में एंट्री करके ऑप्शनल में डाल दिया। ठीक है, इसमें एंट्री करके ऑप्शनल में डाल दिया, कोटेशन में एंट्री करके ऑप्शनल में डाल दिया, और उन 100 में से अगर मान लो मेरे को 30 ऑर्डर आए तो मैंने वहां से यहाँ जो जिसका भी ऑर्डर आया मैं इस जगह आया और यहाँ से मैंने उसे रेगुलर कर दिया तो वो ऑर्डर में चला गया, और वहां पर मेरे को स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में दिख जाएगा कि ये ऑर्डर पेंडिंग है आपका, जिस पर आपको गुड्स की क्या करनी है, डिलीवरी करनी है। तो ये एक कंसेप्ट रहता है जो बड़ी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि जनरली सेल ऑर्डर मेंटेन करती है, सेल कोटेशन मेंटेन करती है उनके लिए। so this is the very first topic जो आज हमने पढ़ा यहाँ पर। ठीक है, सेल्स कोटेशन कैसे प्रिपेयर करते हैं और किस तरह से सेल्स कोटेशन को हम लोग सेल ऑर्डर में कन्वर्ट कर सकते हैं। आज का जो हमारा दूसरा टॉपिक अब हम जो लेने वाले हैं वो टॉपिक भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि माना कि जैसे देखिए अब मैं आपको बताता हूँ कि माना कि ये जो ऑर्डर है सना क्लोथिंग्स को अपन ने दिया है। ठीक है, ये ऑर्डर में आ गया, अब ये 1 तारीख का है। ठीक है, अब सपोज हम एक एंट्री पास करते हैं सेल्स में। ठीक है, 1 तारीख को ही मान लो सना क्लोथिंग को हमने सेल कर दिया प्रोडक्ट, ऑर्डर नंबर में हम ये 1 नंबर ले लेंगे। ठीक है, 1 नंबर का ये जो मतलब 10,000 रुपए का जो प्रोडक्ट था वो हमने इसे क्या कर दिया, सेल कर दिया। 1 अप्रैल के दिन हमने इसको सेल कर दिया और अब हम इसे सेव कर दें। अब देखो सेल करते ही क्या हो गया, सेल करते ही आप डिस्प्ले में जाके देखेंगे तो डिस्प्ले के अंदर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स के अंदर जाके, सॉरी स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाके सेल ऑर्डर समरी में जाके देखेंगे तो वो ऑर्डर हट गया। इसलिए हट गया क्योंकि वो ऑर्डर पर आपने सेल कर दिया प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये यहाँ से आउटस्टैंडिंग ऑर्डर्स ही दिखेंगे, जो ऑर्डर पर आप सेल कर चुके हैं वो यहाँ पर नहीं दिखेंगे सेल ऑर्डर समरी में। फाइन, अब मैं एक बार रिपोर्ट्स देखता हूँ, मैं मेरा प्रॉफिट एंड लॉस में गया, मैंने रिपोर्ट देखा तो अब मेरा सेल देखिए 10,000 तो ये और 1,000 पहले का था तो 11,000 की सेल होगी, 11,000 का मेरा प्रॉफिट दिख रहा है। ठीक है, और बैलेंस शीट में जाके देखूं तो बैलेंस शीट में आप डेटर देखिए 10,900 दिख रहे हैं और कैश आपका 100 रुपए से दिख रहा है 11। ठीक है, 10,900 में सना क्लोथिंग्स दिख रहा है। सना क्लोथिंग्स में भी अगर आप देखेंगे तो 1,000 की पहले सेल की,
फिर रिसिप्ट हुई कुछ 100 रुपए की, और फिर आपने यहाँ पर 10,000 की अगेन एक सेल की है। अब माना कि अभी राइट नाउ आप देख सकते हैं 11,000 की टोटल सेल है और 100 रुपए आपको रिसिप्ट हो चुका है पैसा, और 10,900 रुपए पेंडिंग है आपका, ठीक है, देना बाकी है वो पार्टी को आपको। तो अब ये सना क्लोथिंग ने आपको इमीडिएटली 1 अप्रैल के दिन 3 चेक दिए। सुनना मेरी बात, सना क्लोथिंग ने इमीडिएटली 1 अप्रैल के दिन आपको 3 चेक दिए। पहले 2 चेक आपको 5-5 हजार के दिए हैं। पहला चेक 5,000 का जो दिया है आपको, सुनना मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको। 1 अप्रैल के दिन 10,900 रुपए टोटल मांग रहे हो आप सना क्लोथिंग से। सना क्लोथिंग ने आपको 3 चेक बना के दिए। पहला चेक आपको 1,900 रुपए का चेक है, जो कि सेम डे यानी 1 अप्रैल का ही है, वो दे दिया है, ठीक है। दूसरा चेक आपको 1 मई का दिया 5,000 का, और तीसरा चेक आपको 1 जून का दिया 5,000 का। तीनों चेक एक साथ दे दिए, लेकिन फर्स्ट चेक जो है वो सेम डेट 1 अप्रैल का है, और बाकी के जो 2 चेक दिए हैं 5-5 हजार के, वो एक महीने बाद का और एक 2 महीने बाद का है। तो ये जो चेक वो उन्होंने आपको दिए हैं उसे पोस्ट डेटेड चेक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोस्ट डेटेड चेक। यानी 1 मई से पहले तो आपका वो चेक किसी काम का नहीं है ना, 1 मई को ही वो क्लियर होगा बैंक से, और 1 जून वाला चेक 1 जून को ही क्लियर होगा। तो ऐसे केस में आपको मिल तो आज गई है चेक, लेकिन इसके जो ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट होंगे वो उस दिन होंगे जिस दिन बैंक में वो क्लियर होगा। तो ऐसे केस में हम तीनों एंट्री आज की तारीख में 1 अप्रैल को करेंगे, लेकिन 2 एंट्री का इफेक्ट वो डेट आने पर ही होगा जो डेट की वो एंट्री हम लोग डाल रहे हैं। तो ये पोस्ट डेटेड ट्रांजेक्शन कहलाते हैं, और मैं आपको ये तीनों एंट्री कर रहा हूँ और बताऊंगा कैसे पोस्ट डेटेड वाउचर्स अपना इफेक्ट डालते हैं, ठीक है। अब देखिए, मैं यहाँ पर रिसिप्ट में जा रहा हूँ, F6 रिसिप्ट वाउचर में 1 अप्रैल को। अब देखिए साइड में Ctrl+T एक शॉर्टकट की है पोस्ट डेटेड की। Ctrl+T से क्या होता है? Ctrl+T से आप पोस्ट डेटेड ले सकते हैं। तो देखिए अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि जो मेरी तीनों एंट्री में करूंगा 1 अप्रैल को ही, ठीक है। पहली एंट्री में 1,900 रुपए की कर रहा हूँ। यहाँ मैं एक अल्टर सी करके बैंक अकाउंट बना लेता हूँ। मान लो वो बैंक जो मेरा बैंक अकाउंट है SBI, तो मैंने SBI बैंक अकाउंट, ठीक है, ले लिया, सेव कर देता हूँ। और रिसिप्ट में मेरे को सना क्लोथिंग ने ये चेक दिया 1,900 रुपए का, ठीक है। तो मैंने 1,900 रुपए ले लिया। सिंगल साइडेड, देखिए सिंगल मोड एंट्री कर रहा हूँ मैं रिसिप्ट पेमेंट कॉन्ट्रा के लिए। सिंगल मोड एंट्री F12 में आप ये ऑप्शन यस कर सकते हैं, डेबिट क्रेडिट मोड में नहीं आके सिंगल मोड में आएगा। ये जो चेक नंबर है, मान लो ये चेक नंबर है आपका 12345 ठीक है, और आप इसे सेव कर दें। देखिए ये जो 1,900 रुपए का चेक है ये 1 अप्रैल का ही है, इसलिए ये पोस्ट डेटेड नहीं माना जाएगा, ये एक नॉर्मल चेक ही माना जाएगा, क्योंकि आज ही ये क्लियर कर सकते हो आप, ठीक है। सेव कर देते हैं इसको। अब मैं एक एंट्री और कर रहा हूं सेम डे को। सना क्लोथिंग ने मुझे दूसरा चेक 5,000 का दिया है, लेकिन इस एंट्री को करने से पहले मैं यहां से पोस्ट डेटेड पे क्लिक कर लूंगा। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ आ रहा है पोस्ट डेटेड, ठीक है। और जैसे ही मैंने यहाँ पोस्ट डेटेड पे क्लिक किया, तारीख तो आज ही की एंट्री में करने जा रहा हूँ। एक मिनट, वापस बाहर जा रहा हूँ, सॉरी, पोस्ट डेटेड ले लेता हूँ, ओके। और तारीख यहाँ पर मैं ये भले ही मैं यहाँ 1 अप्रैल को कर रहा हूँ, लेकिन 1 मई ले लूंगा, 1 मई, ठीक है। और SBI 1 अप्रैल को ही आपको ये एंट्री कर देना, लेकिन 1 मई की कर रहे हो आप, और आपने यहाँ पोस्ट डेटेड कर दिया इसको, पोस्ट डेटेड, ठीक है। सना क्लोथिंग्स और 5,000 रुपीज, और चेक नंबर डाल दो 123457, ठीक है, और आप सेव कर दो। सी द डिफरेंस बिटवीन बोथ एंट्री, पहली एंट्री में मैंने पोस्ट डेटेड नहीं लिया और नॉर्मल एंट्री किया 1,900 रुपीज से 1 अप्रैल का। दूसरी एंट्री में मैंने पोस्ट डेटेड कर लिया है और 1 अप्रैल को ही कर रहा हूँ एंट्री, तो सेम डे कर रहा हूँ, सेम साथ साथ कर रहा हूँ एंट्री, लेकिन मैंने 1 मई की डेट ली है और पोस्ट डेटेड लेके इसको सेव कर रहा हूँ 5,000 से। और तीसरी एंट्री भी इसी तरह से मैं करूंगा, पोस्ट डेटेड लूंगा और 1 जून ले लूंगा, और SBI ले लूंगा, और सना क्लोथिंग ले लूंगा, और 5,000 ले लूंगा, ठीक है। और 123458, ठीक है। सी द चेक नंबर और सेव कर दीजिए। सर क्या डिफरेंस है, देखिए, देखते हैं डिफरेंस क्या है। बैलेंस शीट देखते हैं सबसे पहले अपन। ये बैलेंस शीट हम 1 अप्रैल की देख रहे हैं, ठीक है। देखो 1 अप्रैल की बैलेंस शीट देख रहे हो आप।
1 अप्रैल की बैलेंस शीट में आपके डेटर 9000 से दिख रहे हैं। अब क्यों दिख रहे हैं 9000 से, वो भी देखिए। बैंक में 1900 आ गए, यानी 1 अप्रैल की 1900 रुपए की एंट्री आपकी बैंक में आ चुकी है। ठीक है, सना क्लोथिंग्स 9000 से दिख रहे हैं। 9000 से आपका, आप देखिए क्यों दिख रहा है 9000 रुपए से, क्योंकि 11000 की सेल है और उसमें से 2000 रुपए आपके अप्रैल में आ चुके हैं, तो 9000 रुपए दिख रहे हैं। बाकी आप देख सकते हैं अभी तक इन दोनों एंट्री का, नीचे जून, मई और जून वाली एंट्री का इफेक्ट नहीं दिख रहा है। मई जून वाली एंट्री का इफेक्ट नहीं दिख रहा है, सिर्फ ये इफेक्ट दिख रहा है 9000 रुपीज, जो कि पेंडेंसी में यहाँ पर दिख रहा है कि ये पेंडिंग है। ठीक है, इसको हम लोग इस तरह से भी देख सकते हैं। ये बाहर मेरी बैलेंस शीट है और मैंने यहाँ डिटेल में 9000 रुपए सना क्लोथिंग्स दिख रहा है 1 अप्रैल की। ठीक है, यहीं से मैं क्या कर रहा हूँ, न्यू कॉलम ले रहा हूँ। 1 अप्रैल से 1 मई, ठीक है, और एक्चुअल, तो ये 1 मई की हो गई। ठीक है, और एक और न्यू कॉलम ले रहा हूँ यहाँ से। सी कंपैरेटिव बैलेंस शीट है ये, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहा हूँ मैं 1 अप्रैल से 1 जून। ठीक है, और इस तरह से देख सकते हैं आप, ये 1 अप्रैल की बैलेंस शीट वर्टिकल फॉर्मेट में आ गई है। ये 1 अप्रैल का कॉलम है, 1 मई तक का कॉलम है और 1 जून का कॉलम है। तीनों में अगर आप देख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट सेम दिख रहा है, क्योंकि वहां कोई आपका मूवमेंट नहीं हुआ। ठीक है, जो मूवमेंट आपको दिखेगा वो यहाँ दिखेगा। डेटर यहाँ 9000 से दिख रहे थे 1 अप्रैल को। 9000 से क्यों दिख रहे हैं वो बताता हूँ। 1 अप्रैल को सना क्लोथिंग को टोटल 11000 का गुड्स आपने सेल किया, 11 में से 100 रुपए का एक बार उसने आपको पेमेंट किया। ठीक है, और एक बार 1900 रुपए का पेमेंट किया। 1900 वाली एंट्री आपकी यहाँ इफेक्ट एग्जीक्यूट हो गई, इस वजह से आपको यहाँ पर टोटल मिला के 2000 रुपए आ गए हैं, इसलिए ये 9000 रुपए दिख रहे हैं। और फिर 1 मई को वो 5000 का चेक क्लियरिंग में आ गया आपका, देखिए, तो वो 5000 क्लियर होने के बाद इसका पेंडिंग कितना हो गया, इसका पेंडिंग हो गया 4000। ठीक है, 9 में से 5 माइनस हो गया। और फिर 1 जून को और 5000 का उसने चेक दिया था, वो क्लियर हो गया, तो वो माइनस में 1000 आ गया, क्योंकि 4 ही मांग रहे थे और 5 का दे दिया तो माइनस में 1000। तो आप देख सकते हैं पोस्ट डेटेड ट्रांजेक्शन उस दिन इफेक्ट करेंगे जिस दिन की वो एंट्री, और वो दिन अगर आप देखोगे तो वो एंट्री इफेक्ट करेगी, उससे पहले नहीं करेगी। ये दोनों 5-5 हजार की एंट्री आपकी यहाँ तो नहीं कर रही अप्रैल में इफेक्ट, जबकि हमने तो अप्रैल में ही कर दी। तो ये पोस्ट डेटेड ट्रांजेक्शन की खासियत है। स्पेशली चेक के केस में होता है कि जो चेक आपको आगामी डेट्स का, फ्यूचर की डेट का आपको आपका क्लाइंट देता है, तो ऐसे केस में आप सेम डे उस चेक की एंट्री तो डाल रहे हैं, लेकिन वो उस डेट की डालोगे जिस डेट को वो चेक, जिस डेट का वो चेक है, क्योंकि आपको वो चेक का इफेक्ट तो उस डेट को डालना है। वो चेक जरूर दे दिया, आपके पास चेक आ गया है, लेकिन अभी तक पैसे आपके खाते में नहीं आए ना, तो आपके अकाउंट में पैसा जब तक नहीं आएगा, आप उसको थोड़ी यहाँ पर अपनी बैलेंस शीट में या अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाएंगे। सो दीज आर द डिफरेंस कि आप किस तरह से देख सकते हैं। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि डिस्प्ले के अंदर अकाउंट बुक में अपन यहाँ पर एसबीआई में चलते हैं, तो आप देख सकते हैं ये एसबीआई में भी आप देख सकते हैं 1900 रुपये अप्रैल में आपको दिखेगा, जो कि आया है, और नीचे भी 1900 ही दिख रहा है कि ये आपका पड़ा हुआ है एसबीआई में। मई और जून यहाँ पर नीचे नहीं दिख रहा है, क्योंकि मई जून अभी आया नहीं, आप अप्रैल में देख रहे हो। 1 अप्रैल देखो ऊपर क्या डेट है, 1 अप्रैल। अब मैं डेट चेंज कर रहा हूँ, F2 कर रहा हूँ और 1 अप्रैल से 1 मई कर रहा हूँ, तो अब देखिए चेंज हो गया, वो 5000 और ऐड हो गया और 6900 हो गया। 1900 प्लस 5000 बराबर 6900। और अगर मैंने F2 करके वापस 1 अप्रैल से 1 जून किया, तो आप देखिए मेरा कितना हो गया, वापस 5000 और ऐड हो गया और 11900 हो गया। तो ये एंट्री आपकी पर्टिकुलर जब जब डेट आप डालोगे वैसे वैसे इफेक्ट करेगी। तो ये है आज की क्लास के दोनों टॉपिक। ये था पोस्ट डेटेड ट्रांजेक्शन, और इससे पहले मैंने सेल्स कोटेशन बनाना आपको सिखाया। तो आपको आई थिंक अच्छे से समझ में आया होगा। मैं अभी शेयरिंग स्टॉप कर रहा हूँ, अनम्यूट कर रहा हूँ आप सभी लोगों को। आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन इन दोनों टॉपिक से रिगार्डिंग पूछना हो तो पूछ सकते हैं मेरे से। आई थिंक अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना आप लोगों को। आशीष जी समझ में आया दोनों टॉपिक? हाँ सर, क्लियर। ओके, किरण जी को आ गए? हाँ सर, वो एक क्वेरी थी उसमें कि जैसे चेक जो अपन ये क्लियर होगा उसके बाद ही बंद करेंगे उसको, तो अभी तो अपन ने एंट्री डाल दी, अपने पास चेक रिसीव होगा, अपने एंट्री डाल दी, बट चेक रिकंसिलिएशन जो बैंक देखो एक चीज है, पोस्ट डेटेड में और चेक क्लियरिंग में डिफरेंस है। आप जो क्वेश्चन कर रहे हो, मैं इन सभी लोगों को ये बताने वाला हूँ। माना कि किसी पार्टी ने मेरे को 1 जून का चेक दिया आज की तारीख में, ठीक है, आज मेरी 12 मई हुई और किसी ने मुझे 1 जून का चेक दिया, तो मैं पोस्ट डेटेड में 1 जून की एंट्री डाल दूंगा, राइट? ठीक है, उसके बाद मैंने 1 जून को बैंक में गया और बैंक में उस चेक को डाल दिया, ठीक है, मेरी टैली में तो वो एंट्री 1 जून की चढ़ गई, ठीक है।
और जब मैंने वो डाला, बैंक ने उसे 2 दिन बाद क्लियर किया, यानी 3 जून को बैंक में क्लियर हुआ है वो पैसा, बैंक में हमारा 3 जून को आया। तो यहाँ पर पोस्ट डेटेड में पोस्ट डेटेड से कोई मतलब नहीं, पोस्ट डेटेड तो हम वो डेट डालिए जो कि वो चेक की डेट थी, ठीक है। लेकिन क्लियर हमारा 3 जून को हुआ, तो उस केस में हम टैली में बीआरएस में जाके, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में जाके देखिए टैली में एंट्री कब हुई हमारी, यानी हमारी बुक्स में वो एंट्री हुई 1 जून की, और बैंक ने अपनी बुक्स में एंट्री कब की, 3 जून की। तो ये जो वेरिएंस है बैंक का और हमारी बुक का, ये हम टैली में एक ऑप्शन होता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, उसमें उस एंट्री में जाके बैंक की डेट डाल देंगे 3 जून, तो ऑटोमेटिकली वो क्लियर हो जाएगा, वेरिएंस वहीं पर खत्म हो जाएगा। तो जो आप मैटर कह रहे हो वो पोस्ट डेटेड से रिलेटेड मैटर नहीं है, वो बैंक रिकंसिलिएशन का मैटर है कि बैंक ने कब किया, तो वो बैंक की डेट हमें डालनी रही टैली में, ऐसा। और अगर वो मान लो डिसअनाउंस हो गया तो फिर उसको अब रिवर्स करना पड़ेगा ना? रिवर्स करनी पड़ेगी 100%। हाँ राइट, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है? ऋषि कुछ पूछना है आपको? चलिए आज के लिए इतना काफी है, कल मिलते हैं हम जीएसटी की पोर्टल की क्लास में वापस अगेन, ठीक है, और सेम टाइम पे मिलेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक्स।